aí? E aí? वेलकम टू द जंगल एक बहुत फनी फिल्म है और इस फिल्म की सबसे ज्यादा फनी चीज पता है क्या है? वो है इस फिल्म की कहानी की आयरनी। फिल्म की कहानी का प्रेमिस बिल्ड होता है ऑन टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जो करने के लिए फिल्म के कुछ किरदार डिसाइड करते हैं कि हम बनाएंगे एक फिल्म, उसका बजट कर देंगे इन्फ्लेट और हमारा पैसा हो जाएगा पार्क। अब इस फिल्म की यही कहानी इस फिल्म को बनाने की असली कहानी भी है, क्योंकि जब आप ये फिल्म देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगी ये बात कि ये फिल्म इज नथिंग मोर देन अ मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। इस फिल्म से बड़ा और स्टार्क एग्जाम्पल नहीं हो सकता कंटेंट और नए आइडियाज की बैंकरप्सी का। नथिंग इन दिस फिल्म इज ओरिजिनल, एब्सोल्युटली नथिंग। फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान और फिल्म के राइटर भूरा 555 एके फराद सामजी साथ में बैठे और पहले इन्होंने देखी साल 2005 की हॉलीवुड फिल्म द प्रोड्यूसर्स, और इसके बाद इन दोनों धूम चूतड़ गैंग मेंबर्स ने देखी ट्रॉपिक थंडर। और ये दोनों बेहतरीन फिल्में इन दोनों कटी पतंगों को सिर्फ 25 और 25% समझ आई। तो ये दोनों सरकारी स्कूल की मिड डे मीलें एक साथ जुड़ी और धाप के इन दोनों फिल्मों से 25-25% कहानी को अपनी कहानी का यानी कि वेलकम टू द जंगल का 50% प्लॉट लिख दिया। लेकिन अभी भी 50% फिल्म बाकी थी ना। तो इन दोनों प्री हिस्टोरिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने पता है क्या किया? आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, वेलकम 1, हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 यानी कि फिर हेरा फेरी, इन सारी पिक्चरों को इकट्ठा करके देखा और इन सारी फिल्मों में से जितनी भी मेमोरेबल और आइकॉनिक मोमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली आज के टाइम पे बहुत वायरल हैं, उनको उठा के जोक्स और ह्यूमर के नाम पर कॉल बैक पे कॉल बैक दे दिए। कोई नए तरीके का बेहतरीन ह्यूमर लिखा हुआ नहीं है फिल्म के अंदर। हर 5 मिनट में आपको पुरानी किसी पिक्चर से एक कॉल बैक मिल जाएगा। इनको अच्छी तरह पता है कि आजकल नॉस्टैल्जिया बोल दो तो मुंह से शीघ्र पतन होने लग जाता है लोगों का। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, तो नई राइटिंग करनी क्यों है? चलो एक बारी को माना तुमने रेफरेंशियल जोक्स ले लिए पुरानी पिक्चरों में से, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, पूरी की पूरी पिक्चर ही कॉल बैक और रेफरेंशियल जोक्स की है। कोई ओरिजिनल जोक है ही नहीं फिल्म में। फिल्म शुरू होती है और पहले ही शॉट में जॉनी लीवर साहब का एक डायलॉग है, वेलकम वेलकम वेलकम। क्यों? क्योंकि वेलकम 3। दिस इज द लेवल ऑफ ह्यूमर ऑफ दिस फिल्म। जिन फिल्मों के ह्यूमर को रेप्लिकेट करने की अफगानी जिन फराद सामजी ने अपनी लिखाई से कोशिश करी है ना, फॉर एग्जांपल आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल एंड वेलकम 1, ये सारी की सारी फिल्में एक्चुअल ब्रेन रॉट कॉमेडीज थी। और वो पता है क्यों हिट करी थी लोगों के साथ? बिकॉज नंबर 1, इन फिल्मों की कहानी किसी चीज को रेप्लिकेट या फिर रिक्रिएट नहीं करना चाह रही थी। इनकी लिखाई में ह्यूमर इतना अनहर्ड ऑफ और इतना फ्रेश था उस टाइम के हिसाब से कि अगर आप इन फिल्मों को आज भी, माइंड यू 20 से 24 साल हो चुके हैं इन फिल्मों को आए, आज भी अगर आप इन फिल्मों के ह्यूमर को देखोगे तो ठाके मार के हंसोगे। और वेलकम टू द जंगल में तो कोई नई लिखाई है ही नहीं। हर लिखाई, हर जोक, हर चीज फिल्म की आपको याद दिलाएगी पुरानी फिल्मों की। अहमद खान ने बोला उस वाली फिल्म में से ये वाला शॉट उठाते हैं, फराद सामजी ने कहा हाँ उठा लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले मैं ये लिख देता हूं, और दोनों ने कहा लो लिख दिया शॉट, एक दूसरे का आंड गुदगुदा दी। नंबर 2, उन फिल्मों में जो किरदार लिखे गए थे, जो लेखकों ने उन फिल्मों की किरदार लिखे थे, वो आज तक आइकॉनिक हैं। और वो क्यों है? क्योंकि उन फिल्मों में से कोई भी किरदार उठा लो, आप सपोर्टिंग कास्ट में से भी उठा लो किसी को भी, हर किरदार की एक पर्सनैलिटी थी। फॉर एग्जांपल उदय शेट्टी के कैरेक्टर की अलग हरकतें थी। दीवाने हुए पागल में असरानी साहब एक रैंडम अंधे का रोल प्ले करते हैं जो शॉट में कहीं से भी आ जाता है। वेलकम 1 में मजनू भाई पेंटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे सबको दिखाते हैं अपनी पेंटिंग, इसका एक रीजन था। और वेलकम टू द जंगल में इनसे कैरेक्टर्स तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, प्लूरल लगाओ ही मत, इनसे एक कैरेक्टर ऐसा नहीं बना जो अगर आप थिएटर छोड़ दोगे और आधे घंटे के बाद उसका नाम याद रखोगे। जहां इनको बैठ के लिखाई करनी थी, किरदार लिखने थे, बढ़िया कैरेक्टर्स बनाने थे, वहां मियां फराद फैलोपियन ट्यूब की कलम गंडमरी पिस्तौल बन गई। इस काम चोरी का सबसे बड़ा एग्जांपल है फिल्म में सुनील शेट्टी साहब का कैरेक्टर येड़ा अन्ना का। आवारा पागल दीवाना से एग्जैक्ट कैरेक्टर उठा लिया, उसको एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे दिए और बस कहानी में उदय शेट्टी का रिकॉल देना था तो येड़ा अन्ना को भाई बना दिया उदय शेट्टी का। और सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना सबसे ज्यादा क्रिंज है इस फिल्म के अंदर। जबकि आप अगर आज भी आवारा पागल दीवाना का येड़ा अन्ना उठा के देख लोगे तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। मजनू भाई का क्या कैरेक्टर था वेलकम 1 में, अब उसको रिकॉल देना था तो जबरदस्ती बेसिर पैर का एक कैरेक्टर बना दिया, अरशद वारसी साहब को बना दिया इन्होंने रोमियो, जो कौन होता है? मजनू भाई का छोटा भाई। वेलकम 1 में एक बड़ी आइकॉनिक पेंटिंग बनाते हैं मजनू भाई जिसमें घोड़े के ऊपर गधा होता है। और वेलकम टू द जंगल में इन्होंने इतनी काम चोरी करी है कि इनसे एक नई पेंटिंग तक नहीं बनी। सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेट करने के लिए और वहां से ह्यूमर एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने वही मजनू भाई वाली पेंटिंग उठाई और वहां पे क्या था? घोड़े के ऊपर गधा, यहाँ पे गधे के ऊपर घोड़ा कर दिया हो गया लॉफ। मजनू
जुनू भाई के कैरेक्टर का जो ऑरा था, जो आज तक है, अगर आप फिल्म देख लोगे, और इस फिल्म में जो रोमियो का कैरेक्टर अरशद वारसी भाई साहब ने प्ले किया है, उसका 5% भी नहीं है। अरशद वारसी लिटरली एज एन एक्टर शाइन्स इन कॉमिक कैरेक्टर्स। यहाँ पे वो सुनील शेट्टी के बाद सेकंड मोस्ट क्रिंज है। ये कहानी ब्रेन रॉट नहीं है, बल्कि इस कहानी की लिखाई सही मायनों में रॉट है, सड़न है। वो सड़न, वो स्टेलनेस जो फराद सामजी की लिखी आपको हर कहानी में दिखेगी। कहानी का प्रेमिस बहुत बढ़िया है कि भैया टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में समझाया था कि बॉलीवुड में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, लेकिन इस कहानी के प्रेमिस का एग्जीक्यूशन इनटू अ स्क्रीन प्ले एंड इनटू अ फिल्म इज अट्रोशियस। आप अपने बाल खींच लोगे देख। बस ब्रेन रॉट बोल दिया तो कुछ भी चलेगा। आधी से ज्यादा पिक्चर ग्रीन स्क्रीन पे शूट करी गई है, तो क्या हुआ, ब्रेन रॉट है। ग्रीन स्क्रीन कितने सारे शॉट्स में ठीक से कटी भी नहीं हुई, आपको जिटर होती दिख जाएगी मल्टीपल शॉट्स में, पर क्या हो गया, ब्रेन रॉट ही तो है। मल्टीपल शॉट्स में थ्रू आउट द फिल्म जंप कट्स लगा रखे हैं, कुछ चल रहा है कट के कुछ लग जाता है। एक शॉट पूरा बनाना है, उसके 8 कट लगा के एक शॉट बनाया गया है, तो क्या हो गया, ब्रेन रॉट ही तो है। मोर देन हाफ द कास्ट का जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है स्क्रीन प्ले में, तो क्या हो गया, ब्रेन रॉट ही तो है। किक्कू शारदा को फिल्म में रखा गया है उसके मोटापे पे जोक्स मारने के लिए। कृष्णा वही थके पिटे जोक्स मार रहा है, किस पे, किक्कू के मोटापे पे, जो वो मारता है कॉमेडी सर्कस में। दिशा और जैकलीन फिल्म में क्या कर रही है, ये आपको और मेरे को तो एज ऑडियंसेस बहुत बाद में पता चलेगा, पहले उनको खुद तो पता चले कि क्यों है वो फिल्म में। लेकिन फरहाद और अहमद खान के हिसाब से टेंट में टेंट भी तो लगना चाहिए, इसलिए 2 बढ़िया दिखने वाली लड़कियां लो और उनके कपड़े डिवाइड बाय 2 कर दो, हो गया काम। दलेर मेहंदी का जो कैरेक्टर है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तुनक 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 तुनक। एक शॉट में इनकी फिल्म का एक रेड कारपेट इवेंट होता है, वहां पे फिल्म के सारे कास्ट मेंबर एक एक करके एंट्री करते हैं। इस शॉट में इन्होंने दलेर मेहंदी की एंट्री पता कैसे डाली है, इन्होंने दलेर को बोला तू किसी भी स्टूडियो चला जा, वहां पे ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा हो जा और वहां पे ऐसे एक्टिंग करनी है तूने जैसे तू रेड कारपेट पे चल रहा हो। ये फुटेज शूट करवा के फोन से ही शूट कर लियो, हमारे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दियो। वही फुटेज इन्होंने व्हाट्सएप से उठाई, उसको काटा और रेड कारपेट पे डाल दिया। रेड कारपेट ऐसे, दलेर मेहंदी ऐसे, हाथ चल रहा है। अच्छा, इस वाहियाती में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते मैं बैठा ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे विद द वन एंड ओनली द मल्टी टैलेंटेड सपने वर्सेस एवरीबॉडीज राइटर, डायरेक्टर एंड क्रिएटर मिस्टर अम्बरीश वर्मा। क्या जबरदस्त बातें हुई, उसका छोटा सा ट्रेलर देखो ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे। पॉडकास्ट लाइव है, वहां जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अपनी लड़ाई हो जाए हाथ जोड़ दो, भाई दोस्त की हो जाए भगवान का नाम लेके हाथ छोड़ दो। इंस्पिरेशन विल कम टू यू बट इट शुड फाइंड यू सिटिंग ऑन योर डेस्क राइटिंग। अगर मैं एक बार रील खोल लूं ना मैं, तो कोई कपड़े चेंज कर रहा है रीलों पे, कोई पुनीत सुपरस्टार टट्टी खा रहा है, लेकिन आंड उतने भी फुलाने चाहिए जितने कच्ची में समा जाए कई बार। भाई फर्स्ट एपिसोड मैंने एनसीआर डेज का नरेट किया तो यही आया कि इट्स खराब। And we gotta do it something like this. दलेर मेहंदी को जो जोक्स दिए हैं वो मैं तुम्हारे को सुनाता हूं और फिर तुम्हें पता है, ऑलरेडी नो है तुम्हारे को कि क्या करना है। लॉफिंग इन 3 2 1। अक्षय कुमार दलेर मेहंदी को कहता है कि आपका नाम तो दलेर है, आप जाके गुंडों से सॉलिसिट करो। दलेर मेहंदी कहता है कि दलेर नाम होने से कोई दलेर थोड़ी हो जाता है, नाम नूम में कुछ नहीं रखा, ऐसे तो मेरी बीवी का नाम शांति है, लेकिन वो सारा दिन चबड़ चबड़ करती है। क्या जोक मार दिया, लॉफिंग इन 3 2 1। रुको तुम नहीं, जुन्नू बेटा हंस दे। फिर दलेर पारजी मुंह फाड़ के कहते हैं कि नाम तो मेरे दोस्त का आकाश है, लेकिन वो रहता ग्राउंड फ्लोर पे। हुआ क्या, लॉफिंग इन तुम नहीं, ए जुन्नू बेटा हंस दे। फिर पाजी अपनी साली को पेलते हुए बोलते हैं कि मेरी साली का नाम शर्मिली है, लेकिन मैंने उससे बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। लॉफिंग इन 3 2 1। अबे तुम नहीं यार, जुन्नू बेटा हंस दे। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू। थ्रू आउट जहां भी दलेर मेहंदी ने अपना मुंह फाड़ा है, वो ऐसे बोल रहा है जैसे उसने इतनी शराब पी रखी हो और वो बस आ गया हो सेट पर। इन्होंने दलेर मेहंदी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज किया है ताकि ये ह्यूमर एक्सट्रैक्ट कर सके समहाउ दलेर मेहंदी के तुनक तुनक और 1 2 बड़े आइकॉनिक गानों से। अरे मैं आपको और जोक सुनाता हूं। कॉमेडी फिल्म है ना, ये सारे कमरे के अंदर घुसते हैं, वहां हथियार पड़े होते हैं। एक कैरेक्टर कहता है अरे ये असली है, दूसरा कहता है नहीं ये असला है। लॉफिंग इन 3 वेट वेट वेट। ए जुन्नू हंस दो यार इसको भी काम पे रखा है, हंस दे बेटा। एक वेरी फनी कॉमेडी जोक में कृष्णा को एक बंदा कहता है तू बस कर, तो वो कहता है हाँ तू रिक्शा कर लेना। लॉफिंग वेट यार प्लीज यार जुन्नू हंस दे बेटा। सिर्फ और सिर्फ पूरी फिल्म में फरीदा जलाल और किरण कुमार के 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको 1 2 बार देख के आपको हंसी आएगी, और वो भी इतने रिपीट कर दिए हैं, उनके जोक्स इतने रिपीट कर दिए हैं कि आखिरी तक आते आते आपको वो भी नहीं हंसा पाएंगे। फिल्म की मैक्सिमम सपोर्टिंग कास्ट जिसमें बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल्स भी हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ कास्ट इसलिए किया है ताकि ये अक्षय कुमार के पीछे फ्रेम में खड़े हो और भीड़ लगा के हंस सके। आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, वेलकम 1, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी का नॉस्टैल्जिया
नॉस्टैल्जिया इन चूतियों ने रिक्रिएट तो करना है, लेकिन एक गाना इनसे अच्छा नहीं बना फिल्म में। एक गाना ऊंचा लंबा कद भी इन्होंने उठा के रीमेक कर मारा। मेटा जोक्स है, मेटा जोक्स है, बार बार बुलवा बुलवा कर टटपूंजियों से आपको चूतिया बनाया जा रहा है। मेरे से लिखवा लो, अहमद खान और फराद सामजी को मेटा ह्यूमर का झांट मतलब भी नहीं पता होगा। इन्होंने आपस में भी यही बोल के कन्वर्स किया होगा, हाँ उस वाली फिल्म का ले लेते हैं कॉल बैक, उस वाली फिल्म का कॉल बैक डाल दे, वो वाली फिल्म का कॉल बैक डाल दे, चार चूतियों को इकट्ठा करके मेटा ह्यूमर बुलवा देंगे, हर जगह जाके मेटा ह्यूमर बोल देंगे वो। अगर ये धी पिटी का चुतियापा मेटा ह्यूमर है ना, तो वरुण धवन और डेविड धवन की कुली नंबर 1 का जो रीमेक था वो भी मेटा ह्यूमर था, और है जवानी तो इश्क होना है वो भी मेटा ह्यूमर था। फिर फिल्म का पहला हाफ उतना ही खराब है जितना फिल्म का सेकंड हाफ है, लेकिन फिर भी पहले हाफ में जो कहानी दिखाई जाती है वो पास ऑफ हो जाती है एज अ पैरोडी की, हाँ चलो भैया पैरोडी कर रहे हैं, ये खराब पिक्चर तो ऐसी ही बनेगी, किसी को कुछ आता नहीं होगा, वहां तक फिर भी थोड़ा बहुत समझ आता है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म पैरोडी नहीं एक्चुअल रियल लाइफ ड्रामा बन जाती है, जहां पर इन्होंने छिक कर इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का मजाक उड़ाया है। सबसे पहली बात तो ये ब्रेन रॉट के नाम पे क्रू को ले जाते हैं फिल्म शूट करने के लिए, कहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अबे ये ब्रेन रॉट है, ब्रेन डेड नहीं है भूषण। वहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गंडमरा डकैत होता है जो जैकी श्रॉफ प्ले करता है जकारा। जकारा की एंट्री का सीन फिल्म के अंदर ऐसा है कि भैया जकारा 200 एआई जनरेटेड घोड़ों के बिहड़ के साथ एंटर कर रहा है, लेकिन बहनचो जब ये शॉट क्लोज होता है तो वो 200 एआई घोड़े गायब हो जाते हैं और 20 घोड़े रह जाते हैं। जकारा गैंग लीडर है, वो गांडू घोड़ों पे धक्के खा रहा है और उसके टट्टे जो बाकी के हैं वो इसूजू ट्रक्स में घूम रहे हैं। ये सारे के सारे पिक्चर की शूटिंग शुरू करने से पहले मिलिट्री की ट्रेनिंग लेते हैं और इसका सीक्वेंस है लंबा चौड़ा सा, और जिन हथियारों से ये ट्रेन कर रहे हैं वो सारे लाइव हथियार हैं। ग्रेनेड फेंक दे रही है जैकलीन, ऐसे करके वो गोली चलाए, किसी को गोली मार दे रहा है। अब जब जकारा अपने टट्टों के साथ इनके क्रू के ऊपर धावा बोल देता है तो फिल्म की कहानी के हिसाब से, ये मैं नहीं बोल रहा, फिल्म की कहानी के हिसाब से, चाहे ये ब्रेन रॉट हो, ब्रेन डेड हो, गधे की गांड हो, इनका जो थ्रेट है वो रियल बन गया। अब ये पैरोडी नहीं चल रही, और ये सारे झटुल्लों का क्रू 5-5 पैसों का एक्टर है फिल्म के अंदर, लेकिन फिर भी इनकी कहीं ना कहीं से जमीर जाग जाता है और ये ट्रेंड टेररिस्ट को पेलने लग जाते हैं। माइंड यू, ये पैरोडी नहीं चल रही है फर्स्ट हाफ की तरह, ये इनके क्रू के सामने एक रियल थ्रेट है। फिर ये सारे के सारे लोड़ू लाल घुस जाते हैं एक स्टॉक पाइल्स ऑफ वेपन्स में जो किसने इकट्ठा कर रखा था, जकारा ने। और जकारा ने जहां पे वो बना रखा है पूरा का पूरा स्टॉक पाइल वेपन्स का, वहां पे एक गार्ड नहीं है। ये घुस जाते हैं, कह रहे देखो कितने सारे हथियार है, हम चलाएंगे इन्हें। अंदर घुसते ही अक्षय कुमार कहता है ये तो बड़े एडवांस हथियार है, ये तो कोई आर्मी वाला ही चला सकता है। फिर सारे चूतिया मिलकर खुद ही चलाने लग जाते हैं उन हथियारों को। और पता है इस खुफिया हथियारों की लोकेशन पे इनको कौन मिलते हैं? 3 असली इंडियन आर्मी के सोल्जर। अगेन आई एम सेइंग दिस, पैरोडी नहीं चल रही अब यहाँ। और ये तीनों वहां पे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में 15 साल से कैद है, मुंह भाड़ के 15 साल। और इन अपेरेंटली रियल आर्मी ऑफिसर्स का नाम इन्होंने मौकरी में पता है क्या रखा है? महाभारत के इन 3 कैरेक्टर्स का नाम, क्योंकि ये यही तीनों महाभारत में भी प्ले करते हैं, कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन। अब ये तो असली इंडियन आर्मी ऑफिसर है, इनको देख के पता नहीं चल रहा कि भैया ये तो फिल्म शूट करने वाले एक्टर्स है। इन्होंने जो फटीग्स, आर्मी फटीग्स पहने हुए हैं वो नकली हैं, वो इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स नहीं है, इनको पता नहीं चलता। ये बची कुछ ही कसर चुतियापे की वहां पूरी हो जाती है जहां अक्षय कुमार को अपने 15 साल पुराना खोया हुआ मिलिट्री आर्मी वाला बाप वापस मिल जाता है लास्ट में। अब यहाँ पे लॉजिक देखो क्या हगा है इन्होंने, और यहाँ पे लॉजिक ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है क्योंकि यहाँ पे पैरोडी नहीं चल रही। अब वो लोग आ चुके हैं फिल्म के अंदर जो इनके क्रू का पार्ट नहीं है, जो एक गंदी फिल्म बनाने आए हैं वो उसका पार्ट नहीं है, ये एक्चुअल सोल्जर्स है। कहानी के मुताबिक अक्षय कुमार फिल्म में 40 से 45 साल का है। इस हिसाब से अक्षय कुमार का जो बाप अक्षय कुमार को पा जाता है, जो मिल जाता है 15 साल के बाद, वो कितनी उम्र का होगा? कम से कम 70 से 80 साल के बीच का होगा। लेकिन ये 75 से 80 साल की चिरांद शर्ट के बटन खोल के, नकली विग लगा के, सफेद बाल लगा के, क्योंकि बहुत कॉमेडी आएगी ना, लड़ ढोला करता घूम रहा, मार रहा, किसी को कूद रहा, ये कर दिया वो कर दिया, जो बिल्कुल ही चूती हो गया। तो बीओके में खड़े होकर इंडियन मिलिट्री को फोन कर देते हैं और अक्षय कुमार का बाप तोतला होता है। तोतला वो कहता है हेलो दितौलिन, और ये एक्चुअल इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का मजाक उड़ाया गया है यहाँ पर। और उस तरफ हमारे बॉर्डर के इस तरफ हिंदुस्तान में बैठे हुए वहां पे भाई साहब एक जो फोन उठाते हैं इनका, वो होते हैं मिलिट्री के कमांडर और एयर अटैक्स का ऑर्डर देते हैं इंडियन एयरफोर्स को। मिलिट्री वाला एयरफोर्स वालों को कमांड कर रहा है जाके तुम कारपेट बॉम्बिंग कर दो बीओके में। और बाय गॉड ये सुनो अभी तो, ये जो इंडियन मिलिट्री का कमांडर होता है जो कहता है कि भैया इट्स एन ऑर्डर, जाके कारपेट बॉम्बिंग कर दो, और कट लगता है, हमारे को फुटेज दिखती है कि एक वॉरशिप है, वॉरशिप पे एक प्लेन रेडी हो रहा है, फाइटर जेट। अब ये तो लाजमी सी बात है कि ये जेट जो हमारे को उड़ता हुआ दिखाया जाएगा आगे आने वाले 10 मिनट में, ये इंडियन आर्मी का होगा। लेकिन इन चूतियों के पट्टों ने क्या किया, स्टॉक फुटेज उठाई। मेरे को लग रहा है स्टॉक फुटेज भी नहीं है, इन्होंने यूट्यूब से एक रैंडम वीडियो उठाई और जो प्लेन उसमें दिखा दिया
वो अमेरिकन एयर फोर्स का सुपर हॉर्नेट है। इन्होंने ये भी चेक नहीं किया कि जो इंसिग्निया बना हुआ है प्लेन के ऊपर वो इंडियन आर्मी का नहीं है, वो यूएस एयर फोर्स का है। अच्छा, अब ये अपेरेंटली पीओके में शूटिंग कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हुआ, वहां के जो गांव वाले हैं वो भी पाकिस्तानी हुए। लास्ट में एक शॉट लगता है ये मसीहा की तरह पूरे गांव वालों को जकारा से बचा लेते हैं और इंडिया का बॉर्डर टपा देते हैं। कहते हैं चलो हमारे साथ हिंदुस्तान, उनमें कोई टेररिस्ट निकल आया तो। और पता है बॉर्डर पे क्या है, बॉर्डर खोलते हुए कैसे दिखाया इंडिया की तरफ से बॉर्डर, पता है कैसे खुल रहा है, इतनी बड़ी कुंडी लगा रखी है, कच 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 कुंडी खुलती है, सारे भगे भगे अंदर आ जाते हैं। तो भैया अब मैं तुम्हारे को लगे हाथ फिल्म की कहानी बता देता हूं, जो खुद फरहाद हामजी को नहीं पता थी और अहमद खान को नहीं पता थी। और साथ ही आज हम बनाएंगे क्या, बिग हाउस विद मैग्नेटाइज। तो भैया पिक्चर शुरू होती है, जो भी है पिक्चर ही बोल लेते हैं इसको, शुरू होती है भैया और पता लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भैया, टैक्स इवेजन के लिए पिक्चर बनानी है। जैकलीन को ब्लॉन्ड बाल दे दिए, पता नहीं क्यों ब्लॉन्ड बाल बनाए घूम रही है, देयर इज नो रीजन टू इट। ठीक है, जॉनी लीवर साहब बेचारे जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको मैं ज़्यादा वो नहीं बोलता, ठीक है कोई नहीं। इसमें खिड़की भी होती है, खिड़की लगाएंगे यहाँ से ऐसे करके इसको बनाएंगे, ये एक यहाँ से घर आ जाता है। फिर आगे बढ़ती है भैया कहानी, परेश रावल साहब जी को हायर करा जाता है एज डायरेक्टर, उनके डीओपी होते हैं श्रेयस तलपड़े। श्रेयस तलपड़े इज अ गुड एक्टर, लेकिन जब स्क्रिप्ट ही खराब है तो भैया क्या होगा, वो क्या कर लेगा, उसको तिरछा चौंधा बना दिया। ठीक है, उसके चौंधपन पे मजाक उड़ रहा है, किसी के मोटापे पे मजाक उड़ रहा है, जॉनी लीवर साहब के तो थोपड़े पे मजाक बना दिया, कह रहे ये तो भैया इतना बूढ़ा पैदा हुआ था, इसका गला दबा देते हैं, तो इसलिए ना बोलते बोलते उसका आवाज़ कम हो जाती है बीच में, पता नहीं क्या होता। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे लगेगा। ग्रीन लगाएं कि रेड लगाएं, तुम बताना कमेंट करें, ग्रीन बेटर है रेड बेटर है, अगली बार कौन सा बनाएंगे। देखो यहाँ ये सेट है, ये पिक्चर का सेट है इनके, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये ऐसे पिक्चर का सेट बनाया है इन्होंने, बस यहाँ बना दिया, बाकी तो ग्रीन स्क्रीन पे है ना। तो भैया आगे बढ़ती है कहानी, ये धीपिटी का एक्टर चूज करते हैं, वो भोजपुरी एक्टर था अक्षय कुमार, वो घिस 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 बस वो घिस 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 कर रहा है, बड़ी हंसी आ रही है इसे देख के। ठीक है, तो भैया आगे बढ़ती है पिक्चर, वो कहते हैं कि हमें बने होकर तो हम अब 2000 करोड़ की पिक्चर बनाएंगे अक्षय कुमार के बहन चौहान गले में, कि भैया 2000 करोड़ मिलेंगे, 40,000 रुपये का हूँ मैं तो भैया वो कह रहा है चलो भाई ठीक है। अब अक्षय कुमार बैक ऑफ माइंड सोचता है इतने का तो मैं स्कैम कर जाता हूँ, मैं तो इतने की तो मनी लॉन्ड्रिंग कर गया पिछले 3-4 पिक्चरों में। तो भैया ठीक है कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलती है पिक्चर। भैया फरहाद हामजी को लगा कि भाई अब मैं थोड़ी ब्रेक ले लेता हूँ, 2.5 साल पहले ट्रेलर टीजर आया था इसका, 5 तो कास्ट मेंबर गायब है, संजय दत्त भी होने थे इसके अंदर, वो भी गायब हैं। ठीक है, राहुल देव भी, और उनको समझ आ गया था ये साले आंखों में नींबू निचोड़ेंगे लोगों के, हमारे को इसका पार्ट नहीं बनना, वो चले गए अपना अपना काम करने के लिए। फिर जैसे तैसे अक्षय कुमार को एक बार पड़ जाए किसी चीज़ के पीछे, कभी छोड़ा उसने, ये खिड़की ना मुंह पर लगाते हैं, आप इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्काईलाइट बोलते हैं। तो ये आगे चलते हैं भाई, आगे चलते चलते पिक्चर आगे बढ़ती है। सेकंड हाफ में भैया पॉपकॉर्न लेने गया, मैंने कहा मैं बाहर बैठ जाता हूँ, पॉपकॉर्न खा लूँगा यहाँ पे, भगवान करे पॉपकॉर्न मेरे गले में अटक जाए बहन, जो सेकंड हाफ में मेरे बस की नहीं है, मुझे एम्बुलेंस ले जाए यहाँ से। तो भाई उसके बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे करके बाकी आगे बढ़ती है कहानी। आगे आते आते पैरोडी खत्म हो जाती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा तुम सांस ले लोगे, जितना तुम्हारे में दम बचेगा ना सेकंड हाफ तुम्हारा जब निकाल देगा। आगे जाके फिर कहानी आगे बढ़ती है। ये आगे बनाते हैं हम, यहाँ से ब्लू रेड से लगाएंगे छत पर, ये यहाँ से यहाँ बन जाएगी। ठीक है, ये बढ़िया हो जाता है। फिर इसके ऊपर हम यहाँ से एक स्पेसशिप भी बनाना सीखा है मैंने इस पर। इसमें ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है फरहाद हामजी और अहमद खान को ना बैठ के ये खेलना चाहिए इन्हें, ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। और तुम्हें क्या करना है कहानी जान के, तुम्हें कौन सी पिक्चर देखने जानी है भैया, उन्हें खुद नहीं पता कहानी का यार। लास्ट के 45 मिनट फिल्म में क्या करना है ये ना फरहाद हामजी को बीइंग द राइटर ऑफ दिस फिल्म पता था, और ना ही अहमद खान को बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म पता था। इन्होंने लिटरली कैमरे के आगे सबको खड़ा करा और बोला बेंचो जो चौथ भंगड़ा करना है करो बेंचो, 45 मिनट के लिए जो करना है। 2.25 घंटे की इस ब्रेन को नंब कर देने वाली पिक्चर में आपको शायद 10 मिनट से भी कम के लाफ्स और गैग्स मिलेंगे, वो भी यहीं कहीं 1-2 बार, वो भी इतने रिपीटेटिव हो जाते हैं कि फिर तीसरी बार आप वही सेम तरीके से जोक सुनेंगे, सेम डिलीवरी सुनेंगे तो बाल खींच लेंगे अपने, क्या हो रहा है। इस फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। वैसे तो ये 200% एक ब्लेटेंट मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, लेकिन अगर इसमें 250 से 300 करोड़ रुपया लगा भी है तो वो पैसा रियलिटी में खर्च कहां हुआ है मैं तुम्हारे को बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो मैक्सिमम पैसा इन्होंने बांट दिया फिल्म की स्टार कास्ट में, क्योंकि फिल्म की प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस फिल्म इज अट्रोशियस, इतनी खराब है कि इस पे पैसा तो लगा ही नहीं। फिल्म में स्टोरी ही नहीं है तो स्टोरी डेवलपमेंट कॉस्ट तो पैसे ही कट गई ना, और बचा हुआ पैसा इन्होंने पता है कहां खर्चा है, पेड रिव्यूज करवाने में टटपूंजियों से। 500 से 800 रुपए में थोक में इन सबको खरीदा गया और सबको एक ही स्क्रिप्ट थमा दी। मैं तुम्हारे को एग्जैक्टली वो स्क्रिप्ट बता देता हूं, वो कीवर्ड्स बता देता हूं क्या होंगे। अगले 1 हफ्ते तक तुम्हारी इंस्टाग्राम रील पे फ्लडेड होंगी यही चीजें। पहली चीज, बड़े ही सरप्राइज होकर ये बोलेंगे अरे ट्रेलर तो बहुत खराब था, फिल्म तो बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, फिल्म सिली है लेकिन आपको हंसाएगी जरूर, सिली है। तीसरी चीज, अरे हमें नहीं चाहिए लॉजिक, हमें हंसी आनी चाहिए। चौथी चीज, दिमाग घर पे छोड़ के जाना, दिमाग लड़ाने वाली चीज नहीं है, इंटेलेक्चुअल लोग घर पे बैठे हैं। इन चूतियों
सीईओ से कोई पूछे जब स्क्रीन सामने जिटर हो रही होगी, 8 कट लगे होंगे एक ही शॉट के अंदर, जंप कट्स लग रहे हैं पूरी की पूरी पिक्चर में, डबिंग इशू है, तो क्या दिमाग अपने अंडकोश में रख लेगा? देखेगा नहीं। पांचवी और द मोस्ट टिपिकल चीज, नॉस्टैल्जिया का पकड़ के झूल जाओ। आपको आवारा पागल दीवाना की याद आ जाएगी, दीवाने हुए पागल की याद आ जाएगी, वेलकम वाली हंसी देखने को मिलेगी फाइनली। छठी चीज, ओजी अक्षय कुमार इज बैक। अभी ओजी अक्षय कुमार पागल वो भूत बंगला में भी थे, अभी वो ओजी अक्षय कुमार बैक नहीं हुए, दोबारा से वाला पॉइंटर डाल दिया। ये बोल देना ओजी अक्षय कुमार इज बैक तो क्या हो गया, 1 महीने में दोबारा कम बैक हो गया? भाई सही बताऊं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुमसे अच्छे तो ये अंकल है भाई ना, अंकल ने रैंडमली सही रिव्यू दे दिया। ये देखो, ये खाली बनाने के धंधे हैं, ऐसी फिल्में ये लोग क्यों बनाते पता नहीं मेरे को। भाई पहले की तो दोनों अच्छी थी, देखा था मैंने, बट लेकिन आप दिखाइएगा जरूर। 30-30, 25-25 जन को भर के 10-10, 15-15 लाख रुपए में एक्टर लोग को रोजी रोटी चलाने के लिए, लोगों का 200, 250, 500 लूटने के लिए आप मेरे को बताइए। पिक्चर में कुछ नहीं, इससे अच्छा आदमी कॉमेडी सर्कस देख ले। फोकड़ के 2-2.5 घंटे बैठा के टाइम पास कर रहे, भोजपुरी एक गाना डाल दियो, पिक्चर कहां से कहां, पिक्चर में कोई पिक्चर बनाता है। फेक रिव्यूज के थ्रू एक फेक वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करा जा रहा है, वो भी किसके लिए? एक ऐसे राइटर के लिए जो पिछले 15-20 साल से एक नया जोक नहीं लिख पाया, और साथ ही एक ऐसे डायरेक्टर को सपोर्ट करा जा रहा है जो डायरेक्टर है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। बागी 2, बागी 3, हीरोपंती 2, ओम, ये पेडिग्री है अहमद खान की डायरेक्शन की। और इन सारी पेड प्रमोशंस का आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, सारे बॉट कमेंट से भरे हुए हैं। ये बॉट कमेंट्स और अक्कियन फैन क्लब वाले चूतिए मेरे कमेंट सेक्शन में भी हगने के लिए आएंगे, देखना भी बढ़िया है। और क्या यार, अद्धे बहुए का हिसाब किताब हो गया, 500-800 रुपए में रील बना के डाल दी, शाम को जाके क्वार्टर मार लेंगे, क्या हो गया? अच्छे राइटर्स को काम नहीं मिलेगा, अच्छे डायरेक्टर्स को काम नहीं मिलेगा। फरहाद सामजी फिर दोबारा दूसरा सीक्वल अनाउंस कर देगा, अक्षय कुमार का तो काम ही ये रह गया है हर दूसरे दिन सीक्वल निकालना, वो अहमद खान को फिर से नौकरी पे रख लेगा। अचंबा होता है ये सोचकर कि आज से 25-30 साल पहले अच्छी ब्रेन रॉट कॉमेडीज बन रही थी और आज ये बन रहा है। पूरी की पूरी पिक्चर फेक वर्ड ऑफ माउथ पे, फेक पब्लिक रिव्यूज पे स्नोबॉल कराई जा रही है, और ये सारी चोरी चकारी करने के बावजूद भी मात्र 18 से 19 करोड़ रुपए ये नेट इंडिया अभी तक कमा पाई है, इतने फेक रिव्यूज कराने के बाद। और अगर इसका 300 करोड़ रुपए का बजट है या 250 करोड़ का भी है, तो ये मात्र जिस हिसाब से चल रहे हैं टिकटें तो बिकवा देंगे, लेकिन 150 करोड़ से ऊपर तो ये अगले हफ्ते तक क्रैक नहीं कर पाएंगे किसी भी हिसाब से। फिल्म्स लाइक मैं वापस आऊंगा एंड बंदर हैव टू स्ट्रगल टू रीच वेयर दे आर राइट नाउ। इट्स जस्ट इनसेन एंड ब्लोज माय माइंड टू रियलाइज द फैक्ट दैट हाउ बैड दिस फिल्म इज एंड हाउ हार्ड इट इज बीइंग प्रमोटेड। शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल स्टेट ऑफ अफेयर्स राइट नाउ। भाई मेरी मानो या ना मानो, मैं तो यही कहूंगा कि टोपे के तकिए पे सुलाओ इस पिक्चर को, और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाओ, अमरीश वर्मा के साथ जबरदस्त मैंने 1.25 घंटे कॉन्वर्सेशन करी, सपने वर्सेस एवरीबॉडी, द एनसीआर डेज, नाम लो आप चीजों का, हमने राइटिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात करी। मजा आएगा आपको वो कॉन्वर्सेशन सुन के, वहां जाके वो देखो। फिल्म ओटीटी पे भी देखने के लायक नहीं है। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ वेलकम टू द जंगल। दबा के इसकी फेक प्रमोशन चल रही है, थक चुका हूं मैं इंस्टाग्राम पे वो देख देख के, सोच रहा हूं उस पे भी एक वीडियो बनाऊं, देखते हैं वो डालूंगा कि नहीं डालूंगा। तब तक के लिए ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। अगली वीडियो बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रही है, सेक्स फॉर वर्क की वीडियो, यानी कि कास्टिंग काउच पे एक बहुत लंबा चौड़ा ओपिनियन पीस। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।